वेलकम बैक। लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपनी चल रही थी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपना चल रहा था। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, इसके अंतर्गत अपन ने लैप जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था। लैप जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था और लैप जॉइंट के अंदर एक केस और रह गया था, उसको भी मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, पहले जो अपन ने कैलकुलेट किया था वो किया था फॉर एंटायर प्लेट। ठीक है, पूरी प्लेट को यदि एक साथ कंसीडर किया जाए उस केस के अंदर किया था। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कनेक्शन के बारे में कि ये मेरा कनेक्शन है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक प्लेट ये हो गई मेरी और सेकंड प्लेट मेरी यहाँ थी। इसके अंतर्गत अपन ने दो रिवेट लाइन को कंसीडर किया था इस तरह से। जब भी अपन कैलकुलेशन कर रहे थे इस पूरी प्लेट की टोटल जो एंटायर थिकनेस है उसको कंसीडर करके चल रहे थे। ठीक है, तो देखो कई बार आपसे क्या पर गेज लेंथ भी पूछ लेता है वो। ठीक है, फॉर पर गेज लेंथ, गेज या फिर पिच लेंथ, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे फॉर्म हो जाते हैं कि भाई पर गेज लेंथ या फिर पर पिच लेंथ आपकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखो उस केस के अंदर कुछ नहीं करना है आपको। गेज क्या बताया था मैंने, गेज बताया था कि कोई भी दो एडजेसेंट जो रिवेट्स हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या अपन क्या कह देते हैं, गेज कह देते हैं। जैसे या तो आप देखो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस ले लो, वो भी जी होगी। ठीक है, इसके सेंटर से लेके ये डिस्टेंस ले तो वो भी जी होगी। और यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया जाता है तो मान लिया कि ये गेज लेंथ है, तो इस गेज लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ निकालनी हो तो आपको क्या करेगा, ये वाला पूरा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्लेट की जो विड्थ कंसीडर करनी पड़ेगी वो आपको सिर्फ जी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस केस की जब मैं बात करूं तो जैसे अपने तीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, अपने को क्या है तीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है। पहला तो क्या था भाई, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालनी है। तो देखो जब अपन ने बात करी थी शियरिंग स्ट्रेंथ की तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, PS इक्वल्स टू n π/4 d² इंटू परमिसिबल स्ट्रेंथ इन शियरिंग, FS कर दो इसको, यही बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ n क्या था, नंबर ऑफ रिवेट्स थे एट दैट जॉइंट। तो इस केस में n की वैल्यू यदि मैं क्या कर दूं, पुट n इक्वल्स टू 1 कर दूं तो उस केस में स्ट्रेंथ मेरी किसकी हो जाएगी, मेरी शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट हो जाएगी पर गेज लेंथ की, क्योंकि एक गेज लेंथ के अंदर क्या होगा, एक ही रिवेट को कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो बियरिंग स्ट्रेंथ रिवेट मैंने क्या बताई थी भाई, PV इंटू एन डी इंटू टी इंटू FV। तो यहाँ पे भी n की जगह अपन को क्या कर देना है, 1 कर देना है। n इक्वल्स टू 1 कर दोगे तो ये स्ट्रेंथ मेरी क्या हो जाएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट हो जाएगी। तीसरा जो अपन ने कंसीडर किया था टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की जब अपन ने बात करी तो उस केस के अंदर आपको फॉर्मूला बताया था PT इक्वल्स टू B माइनस के N1D इंटू T इंटू FT, यही था। तो देखो यहाँ पे जो आपने B कंसीडर किया है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस लिख दोगे G। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, G माइनस के, अब N1 बताया था उस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, 1 इंटू डी इंटू टी इंटू FT। बाकी सारे जो सिंबल्स हैं जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वही हैं, डी वही रहेगा, टी वही रहेगा, ग्रॉस डाया रहेगा, टी थिकनेस रहेगा। ठीक है, FB FT PS ये सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी अपनी, वही परमिसिबल स्ट्रेसेज ही रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है जब आप इसकी बात कर रहे हो, गेज की बात में। क्लियर हो जाएगी यहाँ तक की कहानी। ठीक है, तो ये कहानी तो अपनी किसकी थी, लैप जॉइंट की थी। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं देखो सिंगल कवर बट जॉइंट के अंतर्गत तो कुछ नहीं है, डबल कवर बट जॉइंट के अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं। अब वो क्या आते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल रहे हैं फॉर डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, एक बार इस जॉइंट को भी देख लीजिएगा किस तरह का कनेक्शन है, वो उसको अपन कैसे फॉर्म करते हैं। अपनी ये हो गई अपनी क्या, मेन प्लेट्स,
एक मेन प्लेट ये है मेरी और एक मेन प्लेट ये है, ठीक है। ये दो मेन प्लेट है, इनको डबल कवर यानी कि दोनों तरफ कवर लगा के जॉइंट करना है, सिंपल सी बात ये है। तो ये मैंने लगा दिया भाई डबल कवर, एक तरफ ये कवर लगा लिया और एक तरफ ये क्या लगा दिया, ये कवर लगा दिया, ठीक है। फोर्स कहाँ लगेगा भाई, यहाँ पे फोर्स लग रहा है P। अब इसको कनेक्शन मैंने रिवेटेड ही कर देना है, तो रिवेटेड कनेक्शन कर देते हैं। अब इसके अंतर्गत ये हो गया भाई मेरा, एक रिवेट लाइन ये बना दी मैंने और एक रिवेट लाइन ये बना दी। क्लियर है यहाँ तक, ये रिवेट्स हो गए। तो ये तो आपको क्या हो गया, वही साइड व्यू दिख रहा है यहाँ से। वहीं यदि मैं इसका क्या निकालूं, फ्रंट व्यू, ठीक है। एक ही बार इस डायग्राम को समझ लेना, बार बार मैं नहीं बनाऊंगा। यदि आप टॉप व्यू से देखोगे, टॉप से यदि आप इस प्लेट को देख रहे हो तो यहाँ पे ये वाली प्लेट आपको दिखेगी, यहाँ ये वाली प्लेट यहाँ दिखेगी और ये वाली प्लेट आपको यहाँ दिखेगी, जबकि अंदर की जो प्लेट का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कहीं है। इसी तरह का कनेक्शन दिखेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक। ये अपने रिवेट लाइन्स हैं, 1 2 और 3, कितने भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 3 ही हों इस लाइन के अंतर्गत, वो आगे आपको कनेक्शंस के अंतर्गत दे दिया जाता है। ये P हो गया। वहीं यदि आपसे क्रिटिकल सेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये मान लिया कि ये बिट्स क्या हो गई B, ये प्लेट की हो गई बिट्स B, और ये मान लिया मैंने कोई क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। 1 1 मैंने इसको क्रिटिकल सेक्शन का नाम दे दिया। यदि मैं थिकनेस की बात करूँ, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट मान लिया कि ये क्या होगी TM, और ये होगी मेरी थिकनेस ऑफ कवर प्लेट TC, ठीक है। ये ऊपर वाली की और ये ऊपर नीचे वाली की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक। अगेन अपन को क्या निकालनी है भाई, स्ट्रेंथ ही निकालनी है, ठीक है। एंटायर बिट्स ऑफ प्लेट को मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकाल रहा हूँ। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई, स्ट्रेंथ, ठीक है। डबल कवर बट जॉइंट के लिए रिवेटेड कनेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स फॉर एंटायर प्लेट, यानी पूरी प्लेट की क्या है, एंटायर प्लेट। बिट्स को मैं कंसीडर करके चलूँगा, इन पूरी प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंटायर प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या था पहले, PS इक्वल्स टू n नंबर ऑफ द रिवेट्स, ठीक है, n नंबर ऑफ द रिवेट्स। अब देखो यहाँ पे रिवेट्स क्या लेंगे, एक कनेक्शन ये है भाई, एक कनेक्शन तो अपन ने यहाँ किया है इन दोनों प्लेट के साथ में, ठीक है। एक कनेक्शन अपन ने यहाँ किया है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ N1, ठीक है। नोमेनक्लेचर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे N1 क्या है, N1 वो भी आगे बताऊँगा, ठीक है। N1 इंटू अपन ने क्या किया था, π/4 d², यानी इसका पर्टिकुलर एरिया इंटू क्या कर दिया था, FS, यही किया था। तो देखो जब अपन ने बात करी थी लैप जॉइंट की, तो वहाँ पे जो शेयरिंग प्लेन बन रहा था वो सिर्फ एक बन रहा था, और इसके अंदर शेयरिंग प्लेन कितने बन रहे हैं भाई, 2। एक तो शेयरिंग प्लेन ये बन रहा है और एक शेयरिंग प्लेन ये बन रहा है, यानी कि ये मेरा रिवेट है, ये मेरा पूरा रिवेट हो गया यहाँ तक। तो एक बार तो कहाँ शेयरिंग प्लेन बन रहा है, यहाँ पे, और एक बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर प्लेन 2, नंबर ऑफ शेयर प्लेन हो गए 2। तो जितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन होंगे उससे यहाँ करना पड़ेगा गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × N1 π/4 d² × FS, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ क्या लिखना है अपन को, एक तो N1 क्या है, N1 क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट एट दैट पर्टिकुलर जॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट जॉइंट, उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर। यदि इस जॉइंट की बात कर रहे हो तो इस वाले जॉइंट की, इस वाले जॉइंट की बात कर रहे हो तो इस वाले जॉइंट के ऊपर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। D क्या है, ग्रॉस डाया, यानी कि होल डाया। उसके बाद और क्या है, FS परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर। जो भी आपको कंसीडर करनी है, कोई भी कंडीशन दे दे, यदि कंडीशन दे दे तो ठीक, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 100 मेगापास्कल इसको कंसीडर करके चलोगे, ठीक है। तो दिस इज द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अब बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अगेन पूरी प्लेट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं है बिल्कुल ही। इसके अंतर्गत आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि शेयर प्लेन से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे, पी बी इक्वल्स टू एन डी टी इंटू एफ बी। क्लियर है, पहले बार ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा याद रखना है क्या, टी के बारे में, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, मिनिमम ऑफ किसमें, एक तो थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट एंड सम ऑफ कवर प्लेट्स, यानी कि मान लिया कि ये 8 mm की कवर प्लेट है, ये 8 mm प्लेट है, और ये यदि मान लिया 12 mm की प्लेट है, तो इसमें से मिनिमम क्या होगी 12 mm, क्योंकि 8 और 8 16 हो जाएगी वो, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट एंड सम ऑफ द कवर प्लेट्स, दोनों जो कवर प्लेट है उन दोनों के एडिशंस के अपन यहाँ पे बात रखना है। बाकी एन वही नंबर ऑफ रिवेट्स हो जाएगा, डी ग्रॉस डाया हो जाएगा, एफ बी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द जॉइंट इन बियरिंग, ठीक है, जो भी 300 के समथिंग अपन कंसीडर करके चलते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब टीयरिंग की। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, अगेन वही रहेगी जो पहले थी, कुछ नहीं करना है, चेंज कुछ नहीं है। पी टी इक्वस टू क्या था भाई, बी माइनस के नंबर ऑफ रिवेट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटू डी इंटू टी मल्टीप्लाई बाई एफ टी, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। टी ध्यान रखना है बस, इंपॉर्टेंट, अगेन टी एज अबव, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे अपन को याद रखनी है। एफ टी क्या हो जाएगी, परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग प्लेट, टी क्या है, थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ या तो मेन प्लेट और सम ऑफ द कवर प्लेट, इन दोनों से जो मिनिमम रहेगी उसको कंसीडर कर लेना है। बी विड्थ ऑफ द प्लेट हो जाएगी, N1 नंबर ऑफ रिवेट्स एट दैट पर्टिकुलर जॉइंट एट क्रिटिकल सेक्शन, आप चाहो तो इसको अगेन लिख लीजिएगा, N1 क्या है भाई मेरा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट क्रिटिकल सेक्शन 1 ठीक है, वही यहाँ पे मैं कंसीडर कर लूँगा, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो ये कहानी तो किसकी हो गई, एंटायर प्लेट की हो गई। वहीं यदि आपसे पर गेज पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो गेज वाले केस के अंदर अपन को क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ रिवेट एट इन क्रॉस द गेज लेंथ, एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिवेट एट जॉइंट एट क्रॉस लेग्ड। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे चलो इसकी, ये है, ये पूरी है मेंटोसिस की, ठीक। अगेन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आपको निकालना है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही पी एस 2 इंटू एन π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस, यही था फॉर्मूला। ये किसके लिए है, 4 पर गेज लेंथ। तो देखो अब इस गेज लेंथ के अंदर कितने वोल्ट आ रहे हैं भाई, कितने रिवेट आपको दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ पे एन क्या लिख देंगे, यहाँ पे एन को ही लिख लो आप, हेड मून, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स
टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट जॉइंट इन क्रॉस्ड गेज लेंथ n इक्वल्स टू, अब क्रॉस गेज लेंथ का कितने रिवेट हो गए भाई, एक तो मेरा ये वाला हो गया और एक मेरा ये वाला हो गया, तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा 2। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लैब के अंतर्गत भी सेम यही केस था, आपको याद रखना है। क्लियर होगी कहानी? ठीक है। अगेन यदि आपसे इसकी पूछे, पर गेज भी लिख देता हूँ, गेज के अकॉर्डिंग ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, n क्या रहेगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ बिट एट जॉइंट इन क्रॉस गेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अगेन 2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह z, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसके अंतर्गत 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 गेज क्या कर देंगे, b की जगह तो कर देंगे z और n1 के अंतर्गत कर देंगे 1। इम्पोर्टेंट, अगेन यहाँ पे क्या कर देंगे n की जगह, यहाँ पे n की जगह क्या करेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ क्रॉस गेज लेंथ, अगेन 2। ठीक है, रिवेट के अंतर्गत 2 कर देना है, प्लेट के अंतर्गत 1 कर देना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं एफिशिएंसी की। जी, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपसे कई बार पूछ लेता है, फोर्स दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप बताओ नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालने हैं आपको। यदि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो नंबर ऑफ रिवेट्स यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालेंगे भाई। आपको मान लिया दे दिया कि कोई फोर्स है, टोटल फोर्स उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर कितना आ रहा है, पी की वैल्यू दे दी, मान लें 1000 किलो न्यूटन। तब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवेट्स बताइए, तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड एट जॉइंट, रिक्वायर्ड एट जॉइंट कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स जितना भी फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर, एट ए जॉइंट अपॉन में रिवेट वैल्यू, अपॉन में क्या निकाल दोगे आप, रिवेट वैल्यू। अब रिवेट वैल्यू क्या होती है ये आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है, इसको n अपन क्या लिख देंगे, एफ जॉइंट पे कितना फोर्स है अपॉन में आर बी, वेयर अब आर बी की समस्या है, आर बी क्या है, रिवेट वैल्यू, मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, अपॉन में मतलब इंट, दूसरा क्या हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। यानी जब भी आपसे रिवेट वैल्यू पे पूछा जाए, कई बार रिवेट वैल्यू पूछ लेता, तो रिवेट वैल्यू क्या होती है, जो अपन ने स्ट्रेंथ निकाली थी रिवेट की शियर में और अपन ने निकाली थी बियर में, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम है वो मेरी क्या कहलाती है भाई, रिवेट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, यदि आपसे किसी भी जॉइंट की आपसे इफिशियंसी पूछ ली जाए तो उस केस में क्या करना है आपको, देखो इफिशियंसी का मतलब ये है कि मेरी जो सॉलिड प्लेट है उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी, उसके कंपैरिजन में मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ किस की भाई, अपन ने फेलियर की बात करी थी जब किस की करी थी, लीस्ट वैल्यू ऑफ, पहले तो अपने आया था शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, सेकंड आया था अपना बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, एंड तीसरा मेरा क्या था, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम है अपॉन में क्या कर देना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट,
प्लेट की सॉलिड कंडीशन में कितनी स्ट्रेंथ है। तो सॉलिड प्लेट की यदि आपको टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे भाई, उसके अंदर कोई भी जो है प्लेट में भी कौन सी, मेन प्लेट, ध्यान रखना, यानी कोई भी होल को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे टीयरिंग स्ट्रेंथ अपन निकाली तो बी माइनस के एन डी किया था, तो वहाँ पे एन डी नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, बी इंटू डी इंटू टी, सिंपल। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेंथ रहेगी बी इंटू टी, वो अपनी क्या कहलाएगी, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, यहाँ आगे लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, पी एस क्या है भाई, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। वहीं पी वी क्या है भाई, बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। और पी टी क्या है भाई, टीयरिंग, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये बात रखना है प्लेट का। और वहीं सॉलिड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, चलो मैं ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यदि ये आपसे निकलवाए तो आप कैसे निकालेंगे भाई, पी टोटल कर देता हूँ मैं, ठीक है, पी टोटल कर देते हैं इसको। तो जितनी भी विड्थ है प्लेट की वो इनटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट टी एम इनटू जो भी अपनी परमिसिबल स्ट्रेस है टेंसाइल के अंतर्गत, वो जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या कहलाएगी भाई, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, इसके साथ में यदि ये परसेंटेज पूछता है बेसिकली, तो आप इसको क्या कर देना भाई, 100 से गुणा भी इसके अंतर्गत कर देना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई यहाँ से चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब इफ़िशियंसी को भी दो टर्म में पूछ लेता है। जैसे कि पहले केस की मैं बात करूँ, इफ़िशियंसी किसकी टर्म में बात कर रहे हैं, इफ़िशियंसी फॉर एंटायर प्लेट। ठीक है, तो इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी ऑफ एंटायर प्लेट, पूरी प्लेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जो पीटी है वो अपन पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, द वैल्यू ऑफ पीटी इज लेस बिकॉज रिवेट फेलियर इज मोर डेंजरस। आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे तो मत भी करो। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वी हैव टू एंश्योर दैट PT इज लेस देन रिवेट वैल्यू, उससे कम होनी चाहिए। और रिवेट वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ बियरिंग और शियरिंग स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम होती है। तो इस केस को यदि कंसीडर किया जाता है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी इफिशियंसी भाई, लीस्ट वैल्यू ऑफ पीटी। तो पीटी की वैल्यू लिख देता हूँ सीधे ही, तो बी माइनस के एन डी वन, ठीक है, ये टीयरिंग स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ मैं, इंटू टी इंटू एफ टी, ये तो मेरी क्या होगी, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो गई अपॉन में सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। तो सॉलिड प्लेट की क्या हो गई, बी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, गुणा किससे कर देना है, 100 से। अब जो कॉमन टर्म इसको हटा सकते हो, टी से टी को कैंसिल आउट कर सकते हो, इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, सिंपल। तो बचेगा क्या, नीटा इक्वस टू बी माइनस के एन डी वन अपॉन में बी इंटू 100। इस तरह से भी आप इफिशियंसी को निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी निकलेगी जब आप इस क्लॉज को फॉलो करोगे तो। ठीक है, वहीं फॉर गेज लेंथ की बात करें, फॉर गेज लेंथ, यदि आप गेज लेंथ को कंसीडर करके चल रहे हो तो यही इफिशियंसी बी की जगह क्या कर देना है, जी, सिंपल है, बी की जगह क्या कर देना है, जी। तो जी माइनस के डी इंटू टी इंटू एफ टी अपॉन में जी इंटू टी इंटू एफ टी मल्टीप्लाई बाई 100। अगेन दोनों टर्म को कैंसिल आउट कर दोगे तो नीटा क्या हो जाएगा मेरा, जी माइनस के डी अपॉन में जी मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से भी आप इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर हो जाएगी। एक पूरा थ्रू आउट द क्वेश्चन ले लेंगे, इसके अंदर अपन सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ, पर गेज, एंटायर प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, रिवेट वैल्यू, वो सारी चीज़ें अपन उसके अंतर्गत कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, तो वो अपन करेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।